श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। चल, अपन चरक विमान 8 पढ़ रहे हैं, रोग भिषक जीती अध्याय पढ़ रहे हैं। अब तक हमने जो है वैद्य को जीतने वाली भिषक जीतने वाले 44 मार्ग पढ़ लिए। रोगों को जीतना है तो हमें दशविध परीक्षय भावों के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें हमने पढ़ा कारण, कार्ययोनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध और देश। देश में हमने देखा, मतलब कई सारे हैं 10, उसमें हमने देश के अंदर हमने देखा 2 फर्दर टाइप, भूमि देश और आतुर देश। आतुर देश की परीक्षा भी ठीक से करनी चाहिए अगर आपको रोगों को जीतना है तो। और आतुर रोगों की परीक्षाओं के लिए हमने सबसे क्या देखा कि दशविध आतुर परीक्षाएं हैं, और दशविध आतुर परीक्षाओं में हमने फिर अपना पढ़ना चालू किया। हमने पढ़ा प्रकृति, पेशेंट की प्रकृति का ज्ञान करेंगे ताकि उसके बल का पता चले। अगर कफज है तो सर्वश्रेष्ठ बल, पित्तज है तो मध्यम बल, और वातज है तो अल्प बल का व्यक्ति रहता है। फिर विकृति का ज्ञान किया। उसने कहा कि ये भले ही आतुर परीक्षा में रखा हुआ है, लेकिन विकृति में हम जो है ज्ञान किसका करते थे कि रोग की ताकत का ज्ञान करते थे, कि रोगों के अंदर जो दोषों का बल है वो कितना है। एक अगर न चतुल्यो गुणो दोषे न दोषो प्रकृति भवति, ऐसे करके बातें थी कि भाई जो है सुख साध्य होगा, कृत साध्य होगा, असाध्य होगा, उस हिसाब से फिर हम जो है रोग का ज्ञान हो जाएगा, रोग की स्ट्रेंथ का ज्ञान हो जाएगा, रोग के बल का, दोष के बल का ज्ञान हो जाएगा, तो हम बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो प्रकृति का ज्ञान कर लिया, विकृति का ज्ञान कर लिया। फिर सार की बात करी कि त्वक, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और कौन सा सार, सत्व सार, ये हमने चरक में पढ़ा। बाकी काश्यप के अंदर ओज सार करके आएगा। फिर ये हमने बात कहानी कर ली। फिर हमने लास्ट एंड किया था बात इस बात पर कि पिपलिका भार हरणवत सिद्धि वाली जो उपमा है वो किस सार के लिए बोली गई, तो सभी सार परीक्षा के लिए एक कॉमन ये बात बोली गई है। ठीक है, चलो अब ये हमने प्रकृति, विकृति, सार, 3 परीक्षाएं हमने आतुर की पढ़ ली। अब बात करते हैं संगणन की परीक्षा। रोगी की परीक्षा का हमारा इंटेंशन क्या है, रोगी की आयु और रोगी के शरीर और मानसिक बल का ज्ञान पता करना। अगर ये हमें पता चल गया तो हमारे को ट्रीटमेंट में आसानी होगी और रोगों को जीत पाएंगे हम अल्टीमेटली। अब आते हैं चौथा जो है, दैट इज संघनन। तो संघनन क्या है, चौथी आतुर परीक्षा संघनन। इसमें क्या होता है देखिए, संघनन बोलते हैं किसको, कॉम्पैक्टनेस ऑफ बॉडी को, दैट इज मांसपेशियों की, स्नायु की या अस्थियों की आपस में कनेक्टिविटी कैसी है, कितना कितना कॉम्पैक्टली वो एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइंट है, उसे हम कहते हैं क्या, संघनन। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सनी देओल की, तो सनी देओल की बॉडी कैसी है, एकदम अच्छी कॉम्पैक्ट बॉडी है, तो उसे हम कहते हैं प्रवर संघनन है। ठीक है, वहीं अदनान सामी जो मोटा वाला था, सरोज खान जो है, ये सबकी बॉडी कैसी है, थुल शरीर वाली। तो थुलथुल शरीर कैसा हो गया, अवर संघनन। प्रवर संघनन और अवर संघनन कैसे पता करेंगे कि बॉडी के अंदर ढुलढुलपन है या बॉडी के अंदर कॉम्पैक्टनेस है। ठीक है, तो प्रवर संघनन के लिए क्या बोलता है, देखो लाइन कहता है, सम सुविभक्त अस्थि, सुबद्ध संधि, सुनिविष्ट मांस शोणितम, सुसंहतम शरीरम इति उच्यते। तो प्रवर संघनन वाले व्यक्ति जो होगा उसके अंदर ये सब चीजें पाई जाएंगी। वहीं अगर किसी का पेट लटका हो, गर्दन में डबल चिन दिख रही है, लूज बॉडी है, तो वो क्या होगा, अवर संघनन। तो अवर संघनन के लिए क्या लाइन आ रही है, अवर संघनन के लिए मध्यम बल के लिए, मध्यम बल के लिए क्या आएगी भाई, सुसंहित शरीरा, पुरुष बलवंतः, विपर्यण अल्प बला। कह रहा है कि जो इसके अपोजिट हो, किसके, प्रवर संघनन के अपोजिट हो, तो वो तो क्या हो गया, अल्प बल हो गया। और मध्यत्वात्म संघनन से मध्य बला, तो जो और जो मध्य संघनन वाला दिखे वो मध्य बल का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 संघनन पढ़ लिए, प्रवर संघनन का उल्टा अल्प संघनन, और इन दोनों के बीच का मध्य संघनन। उससे मध्य बल, अवर बल और प्रवर बल हम समझ जाएंगे। अब संघनन कहो या संयोजन कहो, संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ जाना। ठीक है, अगर संयोजन अच्छे से हो रहा है या कॉम्पैक्टनेस अच्छे से आ रही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो संघनन इति संहति और संयोजनम इति एको अर्थः। संघनन कह लो, संहति कह लो या संयोजन कह लो, तीनों का एक ही मतलब है। फिर ये हो गई हमारी संघनन आतुर परीक्षा खत्म। फिर हम करते हैं रोगी के प्रमाण की परीक्षा। अब रोगी के प्रमाण मतलब उसका बॉडी का ओवरऑल हाइट वेट मेजरमेंट कैसा है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। अभी फिलहाल हम जो है नेक्स्ट प्रमाण पे, नेक्स्ट परीक्षा पे चलते हैं, छठी परीक्षा, दैट इज आतुर देश परीक्षा में 7वें परीक्षा। तो 7 में क्या होता था, 7वें नाम उपशय, यस, और सर्वरसाभ्यासो क्या कराना,
बल कराणाम, और शीघ्रताभ्यासो रसायनाम रसायनानाम। ये हमने क्यों यहाँ पर इसलिए रिवाइज किया, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसको घी, दूध, तेल, मांस रस साथ में है, घी, दूध, तेल, मांस रस साथ में है, वो कैसा व्यक्ति हो गया, वो सर्व रस साथ में हो गया। ठीक है, सॉरी, वो जो है सर्व, और ऐसा व्यक्ति जो सभी रसों को साथ में का सेवन करता हो, ऐसा व्यक्ति क्या हो गया, बलवान व्यक्ति हो गया। ठीक है, जिसको क्या है, अच्छी चीजें साथ में है। तत्र ये घृत क्षीर तेल मांस रसाभ्यास सात्म्याः सर्व रस सात्म्याः च ते बलवंतः। तो ऐसा रोगी बलवान होगा जिसको इन सब चीजों का साथ में होगा, और ऐसा व्यक्ति क्लेश को सह पाएगा और चिरकाल तक जी पाएगा। तो यानी इसको हम क्या बोलेंगे, जिसको आदत पड़ चुकी है किसकी, अच्छी चीजों की या बेकार चीजों की, अच्छी चीजों की, उसको हम बोलेंगे प्रवर साथ में। और ऐसा व्यक्ति जिसको अच्छी चीजों की आदत लगी हुई है, प्रवर साथ में चीजों की आदत लगी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति क्लेश सह होगा, चिरंजीवी न होगा और लंबी आयु जिएगा। चलिए, तो अगर अब हमने जो क्लेश सह वाली बात जो है वो कहाँ कहाँ पढ़ ली देख लो। हमने एक बार क्लेश सह पढ़ा था किसमें, अस्थि सार में। फिर हमने पढ़ा अति बला परम सुख युक्ता क्लेश सह। अति बल, अति बल किसमें होगा, जिसमें एक दो सार होंगे या कई सारे सार होंगे, कई सारे सार होंगे। तो अति बला परम सुख युक्ता क्लेश सह, ये किसके लिए बोला था, सर्व सार के लिए बोला था। क्लेश सह वो भी बोला, क्लेश सह अस्थि सार को भी बोला, और अब क्लेश सह प्रवर साथ में वाले व्यक्ति को भी कह रहे हैं। और कैसे बोल रहे हैं, क्लेश सह चिरंजीविनः भवंती, कौन, प्रवर साथ में। क्यों, क्योंकि क्यों चिरंजीवी होगा, क्योंकि वो अच्छी चीजों का उसने साथ में कर रखा है। इसकी के अपोजिट कोई ऐसा व्यक्ति जिसको रूक्ष रूक्ष रस जो है वो साथ में है, ऐसा रस साथ में है, तो वो व्यक्ति जो है उसकी आयु कैसी होगी, अल्प आयु होगी, अल्प बल होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रवर साथ में। ऐसा व्यक्ति अल्प क्लेश को सहन कर पाएगा, अल्प जिएगा और अल्प साधन से युक्त होगा। ठीक है, वहीं इनके मिक्स वाला जो व्यक्ति होगा, जिसने एक दो रस साथ में है, ठीक है, कुछ अच्छी चीजें साथ में है, कुछ बेकार चीजें साथ में है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, मध्य बल वाला रोगी, और उसे हम बोलेंगे मध्यम साथ में का व्यक्ति। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो है मध्यम क्लेश को सह पाएगा और मध्यम आयु जिएगा और मध्यम बलवान होगा। ठीक है, तो श्लोक क्या बोलता है देखो, रूक्ष सात्म्या पुनः एक रस सात्म्य च ये ते प्रायेण अल्प बला अल्प क्लेशसः अल्प आयुषः अल्प साधनः च भवन्ति। ठीक है, व्यामिश्रित सात्म्याः तु, जिसमें ये सब चीजें मिश्रित हो, तो ये ते मध्य बलाः। नेक्स्ट, ये हमने बात कर ली किसकी, सातवें की। अब बात करते हैं सत्व परीक्षा। ठीक है, 6 जो है आतुर परीक्षाओं की बात कर ली, 7वीं आतुर परीक्षा कह रहे हैं सत्व परीक्षा। तो उसके लिए श्लोक कहता है, तत् शरीरस्य तंत्रकम आत्म संयोगात, यानी शरीर के और आत्म के संयोग जो करवा देता है, सॉरी, शरीर और आत्म का संयोग करने से जो तंत्र या नियमन करवाता है, तंत्रकम मतलब नियमन करवाने वाला, और नियमन करने वाला कौन, मन। यानी ये श्लोक जो है ऐसे पूछा जा सकता है पेपर में, क्योंकि इस पूरे श्लोक में कहीं पे भी सत्व नहीं लिखा हुआ आ रहा है, तो श्लोक ऐसे पूछा जा सकता है, तत्र शरीरस्य तंत्रकम आत्म संयोगात। तो शरीर का नियमन, तंत्रकम मतलब नियमन करने वाला, शरीर का और नियमन करने वाला और आत्मा से संयोग करने वाला कौन, जो शरीर को कंट्रोल करे और आत्मा के साथ शरीर को संयोग करे। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर शरीर, इंटरनल फैक्टर आत्मा। एक्सटर्नल फैक्टर शरीर दिख रहा है, आत्मा दिख नहीं रही है, तो मन क्या करता है, इन दोनों के बीच का नियमन करता है, तंत्रकम होता है। तो तत् शरीरस्य तंत्रकम आत्म संयोगात, कौन, सत्व यानी मन। चलिए, अब व्यक्ति के बल भेद से जो सत्व है वो भी 3 प्रकार का हो सकता है, प्रवर सत्व, मध्यम सत्व या आवर सत्व। ठीक, प्रवर सत्व वाले व्यक्ति के लक्षण क्या होंगे, किसके बराबर होंगे, सत्व सार के, क्योंकि हम पहले सत्व सार पढ़ के आए हैं। तो सत्व सार मतलब सारों में श्रेष्ठ, तो वैसे ही मतलब सत्व सार मतलब सत्व में श्रेष्ठ। ठीक है, तो वही किसके होंगे, प्रवर साथ में वाले व्यक्ति के लक्षण होंगे, क्योंकि बात तो लगभग लगभग ही की है। तो हमने सत्व सार के लक्षण क्या पढ़े थे वहां पर, सत्व मतलब मन, जिसने अपने मन को जीत लिया। और मन के 3 ही फैक्टर होते हैं, धी, धृति और स्मृति। तो धी से जो व्यक्ति कैसा हो, प्रज्ञा शुचि ही, जिसको ज्ञान, अच्छा ज्ञान हो, ठीक है, साफ ज्ञान हो, प्रज्ञा शुचि ही। धी, धृति, धृति मतलब धीरज हो, धीराहा,
ठीक है। और स्मृति स्मृतिमंतः, तो स्मृतिमंत, प्रज्ञा शुचि ही और धीराहा, ये बात किसके लिए बोली थी? सत्वसार के लिए बोली थी। और ऐसा व्यक्ति कभी भी विषाद में जाता नहीं था, तो त्यक्त विषादाहा, ठीक। और कभी कोई चैलेंज आता था तो उसे वीरता से, बोल्डनेस के साथ फेस करता था। तो समर विक्रांतयः, तो सत्वसार व्यक्ति के लिए क्या बातें बोली? स्मृतिमंतः, भक्तिमंतः, कृतज्ञ कृतज्ञ प्रज्ञा शुचि ही, महा उत्साहो दक्ष धीराहा, समर विक्रांतयः, त्यक्त विषादः। तो जो सत्वसार के लिए बात बोली, वही जो बात जो है प्रवर सात्म्य के लिए भी बोली जाएगी। तो प्रवर सत्वाहा सत्वसाराहा ते सारेषु उपदिष्टाहा, जो सत्वसार के लिए बोली गई बातें वही बातें प्रवर सत्व वाले व्यक्ति के लिए अप्लाई हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्रवर सात्म्य वाला जो व्यक्ति होगा वो स्वल्प शरीर होने पर भी महत व्याधि से की पीड़ा को भी सहन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्व गुण उसका जो है बढ़ा हुआ है। तो स्वल्प शरीरा ही अपि निज आगंतु निमित्तासु महत व्याधिसु अव्यथा दृश्यन्ते सत्व गुण विशेष्यात्, ठीक है। यानी सत्व गुण की विशेषता होने की वजह से महत व्याधि में भी अव्यथा, ऐसा लगेगा कि उसको व्यथा नहीं हो रही है। तो ये किस वजह से हुआ? सत्व गुण के प्रबल होने की वजह से, ठीक है। ये जो है उपमा यहाँ पर, ये जो बात जो है यहाँ सत्व के विशेष गुण के लिए कही गई। अब मध्य सत्व के लिए क्या बोल रहे हैं? मध्य सत्व वाला व्यक्ति जो होगा वो मध्य सत्वातु अपरान आत्मानि उपनिधाय संस्तभ्याः आत्मनः आत्मनं परैः वा अपि संस्तभ्यते, ठीक। मतलब कहने का मतलब क्या है? जो खुद से खुद की सपोर्ट कर देता है, यानी उस जैसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, इंडिपेंडेंट, वो होते हैं प्रवर सत्व वाले। जो खुद से तो नहीं, लेकिन अगर किसी की व्यक्ति की सपोर्ट मिल जाए, कोई टीचर का गाइडेंस मिल जाए, कोई फ्रेंड का सपोर्ट मिल जाए, तो वो किसी भी काम को कर लेते हैं, तो वो होते हैं मध्यम सत्व वाले। और ऐसे व्यक्ति हीन सत्व वाले के लिए क्या बोला? न अपि परैहि न आत्मनः, ना तो वो खुद से कर पाते हैं और ना ही दूसरे की हेल्प से कर पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सत्वबल प्रतिशक्यन्ते उपस्तंभ्यतु हीन सत्वाहा। ऐसे व्यक्ति कौन से होते हैं? हीन सत्व वाले। अब बड़ी बात क्या है? सुश्रुत ने दूसरे की हेल्प लेकर के जो है काम करने वाले व्यक्ति को रजस व्यक्ति बोला है। यहाँ चरक जो है वो मध्यम सत्व वाले व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं? जो दूसरे की हेल्प से काम करे। न आत्मनः परैवा, लेकिन पर से जो है वो कर लेता है, ठीक है। तो लेकिन उसको मध्यम सत्व वाले को, और सुश्रुत उसको क्या बोलता है? रजस। तो हीन सत्व वाला पेशेंट ना खुद से और ना किसी की हेल्प से समझता है या सहन कर पाता है व्याधि को, ना ही चिकित्सा को। तो सुश्रुत ने, मान लो सुश्रुत में आप गए, वहां पे सुश्रुत ने बोला कि भाई किसी पेशेंट को कि चलो भाई आपकी सर्जरी होनी है, ठीक है। तो एक रोगी को बोला, वो प्रवर सत्व का था, वो अकेला ही चला गया सर्जरी कराने। घर पे बोल दिया कि साहब मेरे को कोई जरूरत नहीं है किसी की, आप आराम से अपना रहो, मैं जाके सर्जरी करा के आ जाऊंगा, ठीक है। निडर व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला? संस्तभ्यम आत्मनम आत्मनाः, वो खुद से ही खुद को स्तंभित कर लेता है, यानी खुद से ही खुद को स्तंभन मतलब पिलर का काम क्या होता है? सपोर्ट करने का। तो आत्मनः आत्मना संस्तभ्यम, खुद से खुद को ही सपोर्ट कर देता है। संस्तंभ्यम आत्मनम आत्मनाः, ठीक है, पहला व्यक्ति। दूसरे वाले को आपने बताया कि भाई आपकी सर्जरी होनी है, आप रेडी हो जाओ, तो वो अपने से पहले पत्नी को रेडी कर लेता है, या भाई बहन को या बच्चों को रेडी कर लेता है कि भाई चलो आप भी मेरे साथ चलो, मेरी सर्जरी होने वाली है। तो क्या हो रहा कि खुद को सपोर्ट दिलवा रहा है, लेकिन खुद से या दूसरों से? दूसरों से। तो स्तंभ्य मानो अन्य, किसी दूसरे से, आत्मनम आत्मना नहीं, अन्य से स्तंभन करवा रहा है, स्तंभित करवा रहा है, यानी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हो गए? दूसरे टाइप के व्यक्ति। और ऐसे व्यक्तियों को श्रुत क्या बोलता है? रज वाला व्यक्ति, ठीक है, रजस व्यक्ति। और शरक क्या बोल रहा था? मध्यम सत्व वाला। और तीसरा व्यक्ति है जिसको आपने बोला कि भाई आपकी सर्जरी होनी है, रेडी हो जाओ, उसके बाद वो कभी आया ही नहीं। क्यों? तो इंसान मेरे को तो नहीं करवानी सर्जरी, भीरू है वो। तो इसका मतलब क्या हो गया? न सहते। और इसको सुश्रुत क्या बोलता है? तम वाला व्यक्ति। और चरक क्या बोलता है? अवर सत्व वाला व्यक्ति। इस तरह से हमने सत्व की परीक्षा पढ़ ली पेशेंट्स की। जैसा पेशेंट देखे उसको वैसे हिसाब से चिकित्सा करनी हमको चाहिए, ठीक है। चलिए फिर
हम बात करते हैं एर्थ आतुर परीक्षा। एर्थ आतुर परीक्षा में क्या है भैया, आहार परीक्षा। आहार परीक्षा में क्या बोलता है कि भाई आहार शक्ति अगर हमें चेक करनी है तो आहार शक्ति दो फैक्टरों से चेक होती है, एक खाना खाने की शक्ति और दूसरा खाना पचाने की शक्ति। तो जिस व्यक्ति की खाना खाने की शक्ति और खाने को पचाने की शक्ति अच्छी है तो उसका बल भी ज्यादा होगा और वो लंबा जिएगा भी। तो आहार शक्ति से क्या पता चलता है, रोगी का बल तो पता चलता ही है और उसकी आयु भी पता चलती है, और यही हमारा पर्पस है। रोगी की जो हम आतुर परीक्षा पढ़ रहे हैं उसका पर्पस भी तो यही है कि रोगी का बल पता कर लें और ये चेक कर लें कि आयु का प्रमाण बचा है कि नहीं बचा है। तो जितना अच्छा खाएगा उतना लंबा चल जाएगा, जितना अच्छा पचाएगा उतना लंबा चल जाएगा, उतना जल्दी बॉडी रिकवरी कर जाएगी। तो श्लोक क्या बोलता है, श्लोक ये कहता है कि भैया आहार शक्ति ही अभ्यवरण शक्तय, अभ्यवरण शक्ति मतलब उसे खाना खाने की शक्ति, जरण शक्त्या च परीक्षय, आहार शक्ति को अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्ति से परीक्षित किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आहार शक्ति जो है वो प्रत्यक्ष नहीं होती, आहार शक्ति का अनुमान लगाया जाता है। तो आहार शक्ति जो है वो अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्तिया से किस प्रमाण का एग्जाम्पल है, अनुमान प्रमाण का एग्जाम्पल है। ठीक है, और दूसरा श्लोक क्या लिखता है, बल आयुषी ही आहार आयत्ते, रोगी के बल और आयु का प्रमुख कारण क्या है, उसका आहार। यदि वो खाना खाएगा तो जिएगा, नहीं खाना खाएगा तो नहीं जिएगा। तो बल और आयु किसके अधीन बता रहा है, बल और आयु आहार के अधीन बता रहा है। बल आयुषी ही आहार आयत्ते। चलिए, यह 8वीं परीक्षा हो गई। 9वीं परीक्षा, 9th आतुर परीक्षा, व्यायाम शक्ति। व्यायाम शक्ति भी जो है अनुमान से पता करते हैं, और क्या लिखता है, व्यायाम शक्ति कर्म शक्ति इति, मतलब व्यायाम शक्ति कर्म शक्ति से जानी जाती है। कोई व्यक्ति है दिखने में तो बढ़िया तंदुरुस्त है, लेकिन जरा उससे आप दौड़ने भागने को कह दो सांसें फूल जाती हैं उसकी, सीढ़ियां चढ़ने को बोल दो थक जाएगा। वहीं एक व्यक्ति है रोज 2-4 किलोमीटर भाग लेता है और उसको कोई टेंशन नहीं है। तो वो व्यक्ति क्या हुआ, वो व्यक्ति जो है अच्छा बढ़िया बलवान हुआ, उसकी बल अच्छा होगा और उसकी इम्यूनिटी व्याधि को सहने की वो भी अच्छी होगी और जल्दी रिकवरी होगी। तो कहने का मतलब क्या है, आपकी कर्म शक्ति ये डिसाइड करती है कि आपकी व्यायाम शक्ति कैसी है, और जितनी अच्छी आपकी व्यायाम शक्ति होगी उतना ही आपकी बल जो है वो बढ़िया होगा। तो कर्म शक्ति से क्या जाना जाता है, व्यायाम शक्ति। तो कर्म शक्ति के बेस पर ही पेशेंट का बल डिसाइड कर लेते हैं कि प्रबल है या मध्यम है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अगर व्यक्ति बलवान है तो वो तीक्ष्ण वीर्य औषधों का बल झेल जाएगा, अगर व्यक्ति बलवान नहीं है तो मृदु वीर्य औषधें देनी चाहिए हमको। ठीक है, तो व्यायाम शक्तिश्चेति व्यायाम शक्ति अपि कर्म शक्त्या परीक्षय, कर्म शक्त्या ही अनुमीयते बल प्रवेद्यम। कह रहे हैं कर्म शक्ति से ही अनुमान लगाया जाता है किसका, रोगी के बल का। चलिए, आज के डेट में क्या करवाया जाता है, ट्रेडमिल टेस्ट, है ना। अब देखो, अगर क्वेश्चन आए कि यदि पेशेंट को तीक्ष्ण औषध देनी है तो पेशेंट का बल कैसा होना चाहिए, पेशेंट का बल प्रबल होना चाहिए। और वो बल प्रबल कैसे पता चलेगा, आप उसकी आतुर परीक्षाएं करो, उसमें अगर व्यायाम अच्छा कर पा रहा है तो अच्छा है बल उसका। नेक्स्ट है 10th आतुर परीक्षा, दैट इज वय परीक्षा, है ना। तो वय परीक्षा मतलब वय मतलब एज। तो हमारी जो एज है वो काल प्रमाण विशेष की अपेक्षा करती है। काल प्रमाण प्रवेश मतलब विशेष मतलब कितना काल जो है आपका निकल गया, या इतनी अवस्था आपकी उम्र की निकल चुकी हैं। ठीक है, स्टेजेस निकल गई हैं। तो काल प्रमाण की अपेक्षा करके करंट में जो आपके शरीर की स्थिति है उसे हम क्या कहते हैं, आपकी वय। तो वयः च इति, वय क्या है, काल प्रमाण विशेष अपेक्षिण ही शरीर अवस्था वयः अभिधीयते। काल के प्रमाण से जो आपके शरीर की करंट अवस्था चल रही है उसी को हम वय कहते हैं। अब ये कितनी अवस्थाएं होती हैं भाई काल के हिसाब से, काल के हिसाब से 3 अवस्थाएं बताई चरक ने, बाल अवस्था, मध्यम अवस्था, जीर्ण अवस्था। बाल अवस्था में क्या होता है, कफ बड़ा होता है, मध्यम अवस्था में पित्त बड़ा होता है, और जीर्ण अवस्था में क्या बढ़ेगा, वात बढ़ेगी। यस, तो चरक ने बाल अवस्था कब तक बताई, 0 से लेकर के 1 वर्ष तक, सॉरी 30 वर्ष तक जो है वो बाल अवस्था बताई, है ना। और इस 30 साल को भी जो है 2 टुकड़ों में उसने बांट दिया, एक प्री प्यूबर्टी वाली स्टेज और एक पोस्ट प्यूबर्टी वाली स्टेज। प्री प्यूबर्टी वाली स्टेज कब हो गई, 16 साल से पहले तक की, और पोस्ट प्यूबर्टी 16 से लेकर 30 तक की। ठीक है, तो यानी कि बाल अवस्था जो है 0 से 30 साल की है, उसको 2 टुकड़ों में बांटा।
पहले 16 साल तक और उसके बाद 30 साल तक। तो 16 वर्ष तक तो जो बालक कहलाएगा उसकी धातुएं कैसी होंगी, अपरिपक्व होंगी, और 16 तक उसके अंदर कोई भी ऐसा प्यूबर्टी वाली, अभी जस्ट प्यूबर्टी स्टार्ट होने वाली है, अभी हुई नहीं, तो एसेसरी डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो पूरी तरह नहीं आते हैं। तो बोलते हैं अजात व्यंजन। व्यंजन मतलब क्या होता है, ये जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, वॉइस का बदल जाना, चेस्ट का थोड़ा ब्रॉड हो जाना, ठीक है, दाढ़ी वगैरह आ जाना, है ना, ये आर्म्स पर, थाइज में प्यूबिक हेयर्स, इन सब का डेवलपमेंट हो जाना है। तो ये सब क्या होता है, एसेसरी डेवलपमेंट्स होते हैं। ये एसेसरी डेवलपमेंट जो होते हैं जब भी आते हैं तो आदमी का मत्था भी जो है वो घूमता है। तो 16 साल की उम्र तक क्या होता है, 16 साल की उम्र तक तो बॉडी जो है अपरिपक्व है, बच्चा आपकी बात मानता है, बच्चा आपकी बात सुनता है, ठीक है, लेकिन वो बच्चा होता है, सुकुमार होता है, तो वो क्लेश सहन नहीं कर पाता, और उसकी बॉडी में भी अभी कोई बहुत ज्यादा ताकत नहीं है। 16 साल के बच्चे को आप 16 साल तक के बच्चे को आप मारा पीटी भी कर सकते हो, लेकिन 16 साल के बाद नहीं कर सकते, फिर वो एडल्ट हो जाता है ना। तो 16 to 30 तो दूसरा क्या है, जैसे ही सेकेंडरी सेक्सुअल आते हैं तो माथा फिरने लग जाता है व्यक्ति का, तो शरीर तो डेवलप करता है, ठीक है, शरीर भी बढ़ता है, लेकिन माथा जो माइंड है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है, और ये फिर 30 साल की उम्र तक डिस्टर्ब ही रहता है उस बच्चे का दिमाग, है ना। तो क्या बोल रहा है, तत्र बालम अपरिपक्वम धातु, अपरिपक्व धातु कब तक रहेंगी, 16 साल की उम्र तक। अजात व्यंजन, व्यंजन नहीं आएंगे कब तक, 16 साल की उम्र तक, यानी 1 से 16 जो भी 16 साल की उम्र तक। सुकुमार होगा, अक्लेश सह होगा, असंपूर्ण बलम होगा, श्लेष्म धातु प्रायम आषोडश वर्षम, यानी 16 साल की उम्र तक प्राय कौन सा दोष बढ़ा हुआ होता है बॉडी में, श्लेष्म, या श्लेष्म धातु प्राय बढ़ी हुई होती है, ठीक है। अब 16 वर्ष के बाद भी बाल अवस्था ही चलेगी, लेकिन इस वाले बालक में और 16 साल से पहले वाले बालक में फर्क, 16 साल के बाद वाले बालक की बॉडी जो है वो ग्रोथ करने लग जाएगी, बॉडी ग्रोथ करने लग जाएगी, और माइंड चंचल होने लग जाएगा। तो मन की चंचलता कब तक रहेगी, जब तक बाल अवस्था चल रही है। तो 16 से 30 तक मन में चंचलता भयंकर रहने वाली है, लेकिन धातुएं जो होंगी वो विवर्धमान होने लग जाएंगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, विवर्धमानम मानम धातु गुणः प्रायेण अनअवस्थित सत्वम, अनवस्थित सत्व होता है, धातुएं विवर्धमान होने लगती हैं, लेकिन क्या है, आत्रिंशत वर्ष उपदिष्टम, और ये अनवस्थित सत्व जो है वो 30 साल की उम्र तक चलता है। अब 30 के बाद क्या होगा भाई, 30 तक तो आ गई बाल अवस्था खत्म, 30 के बाद, 30 के बाद से कहां तक, 60 तक, 30 के बाद और 60 की उम्र तक जो है चरक ने मध्य अवस्था बोली है। अब मध्य अवस्था में क्या होगा भैया, बल, वीर्य, पौरुष, पराक्रम, ग्रहण शक्ति, धारण शक्ति, स्मरण शक्ति, वचन शक्ति, विज्ञान, और सारी धातुएं अपने अपने गुणों से संपन्न हो जाती हैं। तो यानी 30 से लेकर के 60 तक की जो उम्र है वो आपकी जिंदगी की मौज है। क्यों, क्योंकि इस वक्त आप जो है शरीर और मानसिक रूप से एक एक गुण आपके पास परिपक्व है। जो कुछ भी आपने संचय किया 30 साल की उम्र तक, अब वो 60 साल तक जो है आपको हेल्प करने वाला है। क्यों, क्योंकि सारी धातुएं और सारे आपके मेंटल फैक्टर्स, ठीक है, वो और आपका शरीर का बल, ये सब क्या है, अपने गुणों से संपन्न रहने वाला है। कब तक, 60 साल की उम्र तक। तो मध्यम पुनः समत्वम आगत बल वीर्य पौरुष, तो मध्यम में पुनः समत्वम आगतम, सम हो जाते हैं क्या, बल वीर्य पुरुष, बल वीर्य धातु इन सब का विवर्धमान कहाँ हो रहा था, 16 से 30 तक, और 16 तक अपरिपक्व धातुएं थी, ठीक है। 16 से 30 तक धातुओं में विवर्धमान हुआ, 30 से 60 तक धातुएं सम रही, और 60 के बाद क्या हो जाएगा, 60 से लेकर 100 तक धातुओं में हानि हो जाएगी, ठीक है। तो सर्व धातु गुणम बलम स्थितम अवस्थित सत्वम, मन अवस्थित हो जाता है 30 से 60 तक, आपका स्टेबल माइंड हो जाता है, माइंड भी स्टेबल, सब कुछ बढ़िया, ठीक है। अविशीर्यमाणम धातु गुणम, धातुओं के गुण जो है वो अविशीर्यमान, बिना हीन हुए आपके साथ संपन्न बने रहते हैं। और बताओ कौन सा दोष बढ़ा हुआ रहेगा 30 से 60 के बीच में, पित्त दोष बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। पित्त धातु जो है, पित्त धातु प्रायम आषष्टि वर्ष उपदिष्टम, आषष्टि मतलब 60 वर्ष तक आने तक ये है पित्त धातु प्राय बढ़ी हुई रहेगी, ठीक है। फिर 60 के बाद क्या होगा, 60 से बाद और 100 के आयु तक, तो ह्रियमानम धातु इंद्रिय बल वीर्य पुरुष पराक्रम धारण स्मरण विज्ञान दृश्यमानम धातु गुणम वायु धातु प्राय क्रमेण जीन उच्यते। तो क्या होगा भैया, जो धातुएं उनमें हीयमान स्टार्ट हो जाएगा, कब तक, 16 वर्ष की उम्र तक, ठीक है। तो चलो दोबारा बताओ, अपरिपक्व धातु बाल अवस्था में आषोडश वर्ष तक, विवर्धमान धातु बाल अवस्था में 30 वर्ष की उम्र तक,
समत्वम बलवीर्य पौरुष मध्य अवस्था में 30 से 60 तक, और हीयमान धातु इंद्रिय बलम जीर्ण अवस्था 100 वर्ष तक। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कह रहा है तेषाम विकृति वर्जयो एवं प्रकृति आदि नाम विकृति वर्ज्यानाम भावः। कह रहा है कि हमने ये जो जितने भी ये हमने पढ़ ली ना, 10 जो है आतुर परीक्षाएं खत्म हो गई। ठीक है, 10 आतुर परीक्षाएं खत्म हो गई, तो ये बोल रहा है कि सारी जो हमने आतुर परीक्षाएं पढ़ी, उन आतुर परीक्षाओं में यदि सिर्फ विकृति वाली को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में आप रोगी के बल को जानते थे, जबकि विकृति वाले में हम रोगी के बल को नहीं जानते थे। उसमें तो हम किसको जानते थे, दोष बल को जानते थे। फिर जब इस चीज को आप फाइनल कर लो, तब हम बता करते थे कि आतुर परीक्षा करने के बाद कि फाइनली रोगी का बल जो है वो कैसा है, प्रवर मध्य अवर विभागेन बल विशेषम विभाजयेत। फिर हम रोगी को जो है बल के हिसाब से डिवाइड कर देते। ततः उसके बाद क्या कर रहे हैं, भैषज्य तीक्ष्ण मृदु मध्यम विभागेन त्रिविध्य विभज्य यथा दोषम भैषज्यम अवचारेत। जब आपको ये पता चल जाए तब हम मेडिसिन का जो है वीर्य डिसाइड करते थे कि भाई कौन से वीर्य की मेडिसिन इसको दी जाएगी, तीक्ष्ण वीर्य, मध्यम वीर्य, मृदु वीर्य। क्यों, क्योंकि आप जो मेडिसिन दे रहे हो वो उस पेशेंट को भी समझ में आनी चाहिए, मतलब उसके दिमाग, मतलब उसको शरीर में पकड़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो प्रकृति आदि परीक्षा से रोगी का बल जानते थे। विकृत एक्सेप्ट विकृति, विकृति परीक्षा से यहाँ लिखा हुआ है दोष बल जानते थे। मन में मानना कि रोग का बल जानते थे कि वो सुख साध्य बनेगा, कृत साध्य बनेगा, कितने भाव जो है वो मैच कर रहे हैं, हेतु दोष हेतु न चतुल्य दोषो दोषो न दोषो प्रकृतिर्भवेत्, इन सब भावों में से जो 7-8 भाव दिए थे उनमें से कितने मैच कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे, उस हिसाब से आप डिसाइड करो सुख साध्य कृत साध्य असाध्य करके। तो दोष बलों को जानते थे, तो रोगी के बलों को मन में मानना। लेकिन आंसर पूछा हो तो विकृति परीक्षा से क्या जाना जाता है, विकृति परीक्षा से दोष का बल जाना जाता है। ठीक है, खैर, तो अब जो है हमने 10 विध आतुर परीक्षाएं कर ली, खत्म। अब कंटिन्यू करते हैं 10 विध परीक्षा विषय में। 10 विध परीक्षा विषय में हमने क्या पढ़ लिया, कारण, करण, कार्ययोनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध और देश। देश तक हम पढ़ चुके हैं। अब अगले 3 बची खाली, काल, प्रवृत्ति और उपाय। अब नेक्स्ट बचा काल। काल की परीक्षा के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए रागादिरोगान सततानुशक्तान अशेषकाय प्रसृतान शेषान औत्सुक्यमोहारतिदान जघान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै।